और अब खबरें तफसील के साथ। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया में बोलते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी के नाअहली के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ अब तक आखिर अपील क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है और भ्रम फैलाने का ही काम करती है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तहत हुआ है। हमारा जो कानून था वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना 2 अलग बात है। तो दोष को स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर के हाथ में कुछ नहीं है। लोकसभा स्पीकर शायद 2 दिन के बाद भी कुछ करते तो वो 2 दिन में एज अ पार्लियामेंट आपने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है वो लोकसभा को इरेज करना पड़ता। वहीं अमित शाह ने वीर सावरकर पर गैर जरूरी हमला करने के लिए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात झेली हैं और कुर्बानियां दी। मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू। गांधी माफी नहीं मांगते, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको माफी नहीं मांगनी है तो बेल भी नहीं जमा कराना था। महात्मा गांधी ने किया था एक बार, अंग्रेजों ने उनको सजा करी तो कि मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, पेनल्टी नहीं भरूंगा, दंड भी नहीं भरूंगा, सब कर। तो इन्होंने भी करना चाहिए था। मेरी जानकारी जो है 15,000 रुपए का मुचरका भरकर वो बेल लिए हैं जी। और दूसरा, माफी न मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर। पूरे आजादी के संग्राम के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसी है जिसको एक साथ 2 जन्म टिप्पणी सजाएं हुई जी। ऐसे वीर हुतात्मा के लिए आज इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, और शायद हम पर उनको भरोसा ना हो, वो अपनी दादी के भाषण सावरकर जी के लिए पढ़ ले कि इंदिरा जी क्या कहती थी। वो पढ़ लेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। वहीं भगोड़े अमृतपाल सिंह पर अमित शाह ने कहा कि उसके कई साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए हम रियासतों के साथ हैं। किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम वो राज्य के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि ये मामला देश का होता है, पॉलिटिक्स का नहीं। और पंजाब सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, केंद्र सरकार उनके साथ है। भारत का दूतावास देश के
दुनिया के किसी भी हिस्से पर हो, वो भारत का भाग है जी। और उस पर हमला वो प्रीमाइसिस के अंदर किया गया कानून भारत के सार्वभौमत्व पर हमला है। हमने दिल्ली में एफआईआर रजिस्टर करी है और जिन जिन लोगों ने ये कार्यवाही की है उस पर हम एक्शन लेने की शुरुआत भी की। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के चुनाव 2023 के लिए 10 मई को वोटिंग होगी। चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बुध को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 13 अप्रैल को रियासत में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और 20 अप्रैल तक इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 21 अप्रैल तक कागजात नामजदगी की जांच होगी और 24 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। 100 बूथों पर माजूर मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। कर्नाटक में कुल 224 असेंबली सीटें हैं। For the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituencies. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. कर्नाटक असेंबली इंतखाबात पर बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार में वापसी करेगी। अमित शाह ने कहा कर्नाटक में बीजेपी अपने तमाम सीनियर लीडरों का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सीएम का फैसला होगा। हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनका सम्मान पावर में हो या न हो सम्मान होता है। और आज भी मैं कह रहा हूं सबके सामने कि येदियुरप्पा जी बहुत आकर्षण के साथ स्टार कैंपेनर की भूमिका कर्नाटक के अंदर निभाएंगे और उन्होंने वो कर्नाटक असेंबली में भी स्पष्ट कर दिया है। अभी पार्टी में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, पर बोम्मई जी हमारे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम किया है। हम फिर से निश्चित रूप से चुनकर आएंगे और कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार चाहती है। मोदी जी की योजनाओं को, मोदी जी के कार्यक्रमों को और मोदी जी के विजन को नीचे इंप्लीमेंट करे, इस प्रकार की समान विचारसरणी वाली सरकार कर्नाटक की जनता चाहती है और परिणाम भी इसी प्रकार के आए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इंतखाबात का ऐलान हो सकता है और अब इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरकार मराहिल को मुकम्मल करने में तेजी ला रहा है। मटन में अनंतनाग ईस्ट के पार्टी जिम्मेदारान की एक मीटिंग से खिताब के बाद उन्होंने कहा कि अब की बार जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार है, जबकि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पार्टी की तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर, राकेश कौल, मोहम्मद यासीन समेत पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद रहे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज श्री सुनील शर्मा जी, जो कि एक्स भी हैं। शर्मा जी, खैर मकदम है आपका। भी आप मटन आए हैं और आपने एक मीटिंग भी यहाँ पर तलब की, तो यकीनी तौर पर इलेक्शन का भी इसमें मुद्दा उभारा गया और इलेक्शन की तैयारियां की जा रही है, लेकिन अभी आवाम को कितना इंतजार करना पड़ेगा? इलेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया आपका। मटन में आज जो हमारी मीटिंग थी वो बहुत ही अहम और मखसूस लोगों की मीटिंग थी। बीइंग अ पॉलिटिकल एनिमल, जो हमारी अपना एनालिसिस है, जो हमारी अपनी स्टडी है, जो हमारा इंट्यूशन है, हमें लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है
आज भी कोई नोटिफिकेशन निकली है कि 1 अप्रैल से अभी समरी रिवीजन चल रहा है। मुझे लगता है कि ये उसी तरफ सारा जा रहा है, हमें इंतजार है, लेकिन अंदाजा है कि चुनाव जल्दी होगा। तो क्या तैयारियां रहेंगी बीजेपी की? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी लीडरान जो आपके हैं सरगर्म है, कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो क्या उम्मीद आगे है आपको, क्योंकि लगातार आप दावा कर रहे हैं कि हुकूमत में इस बार बीजेपी आएगी? बिल्कुल, आज भी बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं और मैं हर बार कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड रखिएगा मेरी बात, और तब भी पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, सरकार बनाएगी। सरगर्म हम सिर्फ चुनावों के लिए नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा जितने भी कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस आए, कोरोना जैसी महामारी में, केवल भारतीय जनता पार्टी का वर्कर आपको ग्राउंड में दिखा। हर जगह पे लोगों की बहुत ज्यादा तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। ये स्पष्ट करता है, ये क्लियर करता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं और हम इस सरकार को बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए दिन रात सरगर्म है, मेहनत। तो अशोक पोल जी का हवाला देंगे हम। उनका कहना है कि इस बार जो ज्यादा फोकस प्रायोरिटाइज वो कर रहे हैं जो अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आप क्या समझते हैं क्यों आप इस पे फोकस ज्यादा करेंगे? देखिए, हमने पूरे देश में ऐसे लगभग 150 सीटों को आइडेंटिफाई किया है पार्लियामेंट्री, जिन पर ज्यादा फोकस करना है, जहां पे और ज्यादा मेहनत करनी है। उसमें राजौरी अनंतनाग सीट भी है। पूरे देश में ऐसे 150, ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक सीट है। हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से में एक है जिसपे हमने और ज्यादा मेहनत करनी है। इसलिए मेहनत करनी है क्योंकि हमने जीतनी है। कि बीजेपी इनके लिए गंभीर है, सेंटर इनके लिए गंभीर है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए गंभीर है। 2 स्टेप्स अभी चढ़े हैं, तीसरे स्टेप पे मंजिल है। बहुत जल्दी हमें भी दिखता है कि इनका कुछ न कुछ अजाला हो। थैंक यू सर। तो ये थे सुनील शर्मा जी, जिनका साफ लफ्जों में ये कहना है, इन्होंने फिर एक बार दावा कर दिया कि जो बीजेपी है वो भारी अक्सरियत के साथ इस बार जो है मैदान में उतरी है और यकीनी तौर पर हुकूमत भी बनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मटन अनंतनाग से मुदस्सिर कादिर। फिलहाल इसी के साथ प्रदेश में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कर्नाटक की सभी सीटों पर भरपूर तरीके से मुकाबला करेगी। ऐसे में कर्नाटक में अब बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और आप के दरमियान चौतरफा मुकाबला होने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी 80 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। पहली बार कर्नाटक के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें हमारा अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे सर? हाँ, जालंधर के अंदर भी है। जालंधर के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत होनी चाहिए। कर्नाटक में सभी सीटों पर? जयपुर सिलसिलेवार बम धमाका केस में फांसी की सजा वाले 4 कसूरवारों को बरी कर दिया गया है। जयपुर हाईकोर्ट ने 4 कसूरवारों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए हैं। ट्रायल कोर्ट ने 4 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने तमाम सबूतों को खारिज करते हुए 4 को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 4 कसूरवारों के वकील सैयद अली ने कहा कि ये इंसाफ की जीत है। अंदर हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग जेल से बाहर भी आ जाएंगे और कोर्ट ने बहुत सख्त नाराजगी जाहिर करी है एटीएस अफसरान के खिलाफ और उनकी एंटायर थ्योरी को मिसमैनेजमेंट और गलत माना है और उस पर स्ट्रक्चर पास किया है बाकायदा कि ये इन्होंने गलत किया है, मैनिपुलेशन किया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर काट-छांट की गई। जो शरारती परेड है उसके अंदर आईओ जेल के अंदर साथ में गया है मजिस्ट्रेट के। हमने जेल रजिस्टर पेश किया था, एग्जामिन कराया था नीचे कि आईओ मजिस्ट्रेट साहब जब शरारती परेड के लिए गवाह को लेकर जेल में गए तो आईओ को भी साथ में ले गए। दोनों का जेल के अंदर पहुंचने का टाइमिंग सेम है और दोनों का जेल से निकलने का टाइमिंग सेम है, जो ये साबित करता है कि आईओ ने जेल के अंदर जाके गवाह को दिखाया कि ये मुल्जिमान है, इनकी पहचान करनी है। जबकि रूल ये है कि आईओ जिस दिन आइडेंटिफिकेशन परेड हो उस दिन आईओ जेल कैंपस में एंटर नहीं होना चाहिए, जबकि वो तो जेल के अंदर तक गया है। जयपुर सिलसिलेवार बम धमाका केस के कसूरवारों को बरी करने पर बीजेपी के सीनियर लीडर सतीश पुनिया ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। का जो पक्ष है वो का पैदा करता है। ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को समिट फॉर डेमोक्रेसी से खिताब करते हुए हिंदुस्तान को जमहूरियत की मां बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जमहूरियत सिर्फ एक ढांचा नहीं है बल्कि ये एक आत्मा भी है। उन्होंने कहा कि इसका यकीन की बुनियाद ये है कि हर इंसान की जरूरतों को अहमियत देना है और देता है। पीएम मोदी ने कहा कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद मुल्क तेजी से तरक्की की समत गामजन है। Democracy just
is not just a structure, it is also a spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. That is why in India, our guiding philosophy is Sabka Saath, Sabka Vikas, meaning striving together for inclusive growth. Whether it is our effort to fight climate change through lifestyle changes, to conserve water through distributed storage, or provide clean cooking fuel to everyone. Every initiative is powered by the collective efforts of the citizens of India. During COVID-19, India's response was people-driven. It is they who made it possible to administer over 2 billion doses of made in India vaccines. बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भले ही 2024 में वजीर आजम बनने की ख्वाहिश पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातें इस जानिब इशारे जरूर करती हैं। बुध को नीतीश कुमार का दिया बयान यही बताता है कि 2024 भी अपोजिशन के इत्तेहाद के जरिए वो मैदान में कूदना चाहते हैं। यह और बात है कि नीतीश की ख्वाहिश इंतजार में बदल रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव की लड़ाई की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मिशन में जुट गए हैं, लेकिन विपक्षी एकता की चिंता अब भी नीतीश कुमार को सता रही है। तभी वे बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकजुटता क्यों जरूरी है। बुधवार को सम्राट अशोक की जयंती समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में नीतीश का ये बयान सुनना जरूरी है। जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधानसभा लोकसभा का चुनाव। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 6ठी बटालियन ने हुकूमत की सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्टोरी टेलिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया। हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में आजादी का अमृत महोत्सव उन्वान के तहत हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के मकसद से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। 20 सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबलों में पहला मकाम हासिल करने वाले 5,000 रुपए, दूसरा पोजीशन हासिल करने वालों को 4,000 रुपए, जबकि तीसरा मकाम हासिल करने वालों को 3,000 रुपए नकद इनाम के तौर पर दिए गए। महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शिरकत की। स्कूल में जैसे क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम तनम नाज है। तो आज हम यहाँ बॉयज स्कूल में है, यहाँ पे एक जो J&K आर्म पुलिस की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। तो इसका मतलब है हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना, यानी कि देशभक्ति। तो असल में ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है, खास तो आजकल की जो यूथ है उनके दिल में ये जज्बा पैदा करना बहुत जरूरी है। टुडे वी आर विटनेसिंग अ स्टोरी टेलिंग कंपटीशन दैट हैज बीन बाय जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड पुलिस हियर। Today we are recalling the lost stories of our Indian patriots. We are remembering those stories and recalling those stories for our new generations. जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस की जानिब से एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हुआ, जिसमें वो शहीद के जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी, उनके नाम से ये एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ यहाँ पर। तो इसमें तकरीबन 20 स्कूल थे, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो उनमें से 20 स्कूल में से 2 स्टूडेंट, मतलब तकरीबन 40 पार्टिसिपेट थे इधर। तो हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा लगा। ये उनके लिए है कि जिन्होंने अपनी जानें इस देश के लिए शहीद कर दी। शुक्रिया। देखिए, आज हम यहाँ पर एक सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत यहाँ पर जो है देशभक्ति से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग कंपटीशन रखा हुआ है हमने यहाँ बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में। तो यहाँ पर जो है मेंढर सब डिवीज़न के जो है 20 के आसपास जो है स्कूल आए हुए हैं।
बच्चे जो है यहाँ पर अपनी अपनी स्टोरी लेके आए हुए हैं। स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में बड़े जो यहाँ जोश व खरोश के साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लोगों को जो है देशभक्ति के लिए एक मैसेज देती हैं, उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फैलाएं और ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा लोगों के लिए। बच्चों में भी जो है अपनी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, नई नई स्टोरीज पढ़ने के लिए और ग्रेट पर्सनैलिटीज जो हुई है उनमें जानने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।